चलिए बहुत शानदार, आगे हैं सारे बच्चे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस है इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस है इक्वेशन। देखिए ये चैप्टर क्लास 9 से भी जुड़ा हुआ है। आपने क्लास 9 का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर तो पढ़ा ही होगा। इज मैटर अराउंड अस प्योर का ही नेक्स्ट वर्जन है केमिकल रिएक्शंस है इक्वेशन, जो कि हम क्लास 10 में एज अ चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। तो मैं साहिल जोशी आपको साइंस पढ़ाने के लिए आया और यहाँ पर हम पूरा चैप्टर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस भी इसमें आएंगे और कुछ हमारे वीडियोस लेक्चर और कुछ रिवीजन सीरीज भी इसमें डाली जाएगी। चलिए बहुत अच्छे स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन है इक्वेशन। चलिए देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज चेंज। व्हाट इज चेंज, तो हमारा चैप्टर है वो इधर से स्टार्ट होता है, व्हाट इज चेंज, व्हाट इज चेंज। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर क्या हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए हमारे चैप्टर में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो ये चार है, 1 2 3 4। देखिए लग तो चार है कि सर चार चैप्टर में ये चैप्टर खत्म भैया, लेकिन ये जो टॉपिक है ना वो थोड़े से लेंथी है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ना केमिकल रिएक्शंस, तो आपके पास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है। आप देखेंगे ये बैलेंसिंग, बैलेंसिंग एक अपना एक टॉपिक बन जाता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए। मतलब आप देखेंगे तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन बैलेंसिंग पर तो बनता ही है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल्स एंड केमिकल चेंजेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये बेसिक क्लास 9 का भी है। सेकंड पढ़ेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, आखिर केमिकल इक्वेशन होती क्या है, उसको बैलेंस करना होता क्या है, हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो हम उनको भी पढ़ेंगे, विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिसमें से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और लास्ट में पढ़ेंगे रेंचिडिटी एंड कोरोजन, जंग लगना और खाने का खराब होना, ये सब हम पढ़ेंगे लास्ट में। फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं हम सबसे पहले हमारे टॉपिक में व्हाट इज चेंज। व्हाट इज चेंज, तो भाई देखो क्लास 9th में जब आपने पढ़ा था ना तो आपको पढ़ाया जाता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, बट अब हम इधर पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, मैंने आपसे कहा बेसिक से, तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज चेंज। तो भाई चेंज क्या होता है, तो अगर हम आम तौर पर कहें तो हम ये बोलते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्टेट या इनिशियल पोजीशन उसके फाइनल पोजीशन से चेंज हो जाए ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, मतलब किसी प्रोसेस से करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन उसके फाइनल पोजीशन से चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि उसमें कुछ चेंजेस आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे पास घर में दूध है, चाय पत्ती है और शक्कर है। मैंने कुछ केमिकल रिएक्शन की, हीट दी उसको गैस पर रखकर और मैंने उसकी बना दी चाय। तो देखो सबसे पहले वो इनिशियल पोजीशन थी जो कि आप रॉ मटेरियल ले रहे थे, चाय पत्ती, दूध और शक्कर, बट उससे एक आपकी यूजफुल चीज बनी जिसको आप बोलते हैं चाय, जो कि आप रोज सुबह सुबह पीते हैं सारे लोग। तो हमारी एक यूजफुल चीज बनी जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट बना। तो आप बोलेंगे कि जो इनिशियल स्टेट था वो अलग था और जो फाइनल स्टेट है वो अलग है। स्टेट नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे जो इनिशियल पोजीशन या इनिशियल प्रॉपर्टीज थी जो वो अलग है और फाइनल प्रॉपर्टीज अलग है। तो यही होता है हमारा चेंज, अ प्रोसेस इन विच द फाइनल स्टेट या प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं हम किसी किसी टर्म में, द फाइनल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट और ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी सब्सटेंस का इनिशियल स्टेट उसके फाइनल स्टेट से डिफरेंट हो जाए तो हम कहेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए। अगर आप आसपास देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखेंगे किसी की हाइट बड़ी है तो किसी की छोटी, हाइट के अकॉर्डिंग चेंज, कोई मोटा है कोई पतला, वेट के अकॉर्डिंग चेंज, कोई अच्छा पढ़ता है कोई कम पढ़ता है, मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग चेंज। लेकिन चेंजेस हमारे आसपास बहुत सारे, बट हमें कहीं सारे पढ़ने नहीं, हमें पढ़ने हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन और केमिकल बिल्टअप, मतलब कि उनमें केमिकल जो बिल्टअप जिससे वो बने हुए केमिकली चेंजेस, हम बोल सकते हैं केमिकल बिल्टअप, मतलब एक ऐसे सब्सटेंस जिसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो हम बोलते हैं कि वो हमारा चेंज में आ सकता है, मतलब वो उसमें हमारा कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। समझ में आ रहा है, मतलब किसी भी सब्सटेंस में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का चेंज होना ही हम बोलेंगे कि वो चेंज में आएगा इन केमिस्ट्री, इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारे पास केमिकल चेंज या फिर केमिकल बिल्टअप के अकॉर्डिंग दो टाइप की चेंज होती है जो कि क्लास 9th में हमने पढ़े थे। एक होता है फिजिकल चेंज, एक क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा फिजिकल चेंज और एक होता है हमारा केमिकल। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है हमारा केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज
उस फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ने से पहले हम कुछ स्टेट्स देख रहे थे जो कि अपन लोग ने क्लास 9th में भी पढ़ रहे थे। देखिए हमारे 3 स्टेट होते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। वैसे 5 होते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ था 5 कैसे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट और एक हमारा होता है प्लाज्मा। तो अभी हम 3 पर डिस्कस करेंगे कि अगर लिक्विड से सॉलिड गैस में जाएंगे तो प्रोसेस होती है एवापोरेशन, और जबकि गैस से लिक्विड में आएंगे तो बोलते हैं कंडेंसेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म इनके यूज होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको हम पढ़ना है। एक होता है लिक्विड से सॉलिड में फ्रीजिंग, और एक होता है सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में मेल्टिंग। डायरेक्ट मींस लिक्विड में आता है। एक होता है हमारा सॉलिड से गैस में, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल आपके घर में यूज होता है कपूर, कपूर, या फिर आप बोल सकते हो नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स है कैम्फर, कैम्फर मींस कपूर। तो वो होता है हमारा क्या, सब्लिमेशन के द्वारा। और एक होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आता है। तो ये तो क्लास 9th की हमारी कुछ यादें थी जो कि हमें याद, हमने ताज़ा कर रखी। तो एक बार इसको पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन करते समय कुछ टर्म्स यूज होती है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो हमारा था फिजिकल चेंज। भाई फिजिकल चेंज को आम भाषा में आप समझेंगे एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस ना बने और उसका जो प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ भी चेंजेस ना आए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखेंगे आइस, देखो आइस है, आइस पिघल के बना पानी, और वही आइस पिघल के बना पेपर। तो यार एक चीज बताओ मेरे को कि मैंने बोला आइस, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला है हमारे पास है आइस, क्या है, आइस से क्या बना है, आइस से हमारा बना क्या बना, और वाटर से हमारा क्या बना, क्या बना। अब एक बात बताइए मेरे को, आप देखो आइस भी H2 है, वाटर भी हमारा H2 है, और जो वेपर है वो भी हमारा H2। एक बात बताओ यार, देखो सिर्फ स्टेट चेंज हुई है ना, जिससे वो बना हुआ वो तो चेंज नहीं हुआ, पार्टिकल चेंज तो नहीं हुए। ऐसा हुआ हो कि इधर H2 है, इधर HCl बन जाए, या इधर H2SO4 बन जाए, नहीं। मतलब जब अपन उनको देखेंगे जिस पार्टिकल से वो मिलकर बने हैं वो ऑलवेज कांस्टेंट है, H2 है, H2 है, H2 है, बस उनका स्टेट चेंज हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारा फिजिकल चेंज है, क्योंकि देखो जो प्रॉपर्टी आई शो करता है वही प्रॉपर्टीज हमारा वाटर शो करता है, वही प्रॉपर्टीज हमारा वेपर शो करता है। मतलब कि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज नहीं बनी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल चेंज क्या कहेंगे, दोस चेंजेस इन व्हिच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। इन अ फिजिकल चेंज the new substance involved do not change their identity, do not change their identity। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें कि कोई भी नया सब्सटेंस ना बने और नए सब्सटेंस के साथ साथ जो पुराने सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी में भी कोई चेंज ना आए, उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ वाटर, और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे फिजिकल चेंजेस में जो कि हमने क्लास 9 में पढ़ा। फिजिकल चेंज में हमारा स्टेट, हमारा साइज और शेप तीनों चेंज होता है तो हम बोलेंगे फिजिकल चेंज है। एक बात याद रखना, स्टेट, साइज और शेप यही चेंज हो रहा है, ओनली स्टेट, साइज एंड शेप चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे फिजिकल चेंज है। बट इनके अलावा कुछ और चेंजेस जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे वो भी हो रहा है तो हम बोलेंगे केमिकल चेंज है। मतलब कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन साइज एंड चेंज इन शेप फिजिकल चेंज में भी होता है और केमिकल चेंज में भी होता है। सिर्फ फिजिकल चेंज में नहीं होता है, केमिकल चेंज में भी होता है। बट फिजिकल चेंज में सिर्फ ये तीनों होते हैं, केमिकल चेंज में इन तीनों के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमें देखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल चेंज, अब आप तो समझ चुके होंगे फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस भी बन रहा है, मतलब केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनेगा। न्यू सब्सटेंस हमारा केमिकल चेंज में बनेगा जिसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी उसके इनिशियल जो सब्सटेंस है उससे। तो बिल्कुल बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं हम भैया। हमारा केमिकल चेंज वो होता है अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। A change in which new substance are formed are called chemical changes. In chemical change, the substance involved change their identity. They get converted into entirely new substance. We are in entirely new substance. देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक मिनट रुकेंगे सारे बच्चे। हाँ हाँ बिल्कुल, इनकी नोट्स लिखने हैं और पढ़ने भी है प्रॉपर तरीके से। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक पेपर है, क्या है, एक पेपर है। अब एक बात बताओ, मैंने मान लीजिए इस पेपर को फाड़ दिया तो अभी भी तो ये पेपर है, क्या ऐसा हुआ कि पेपर फाड़ने पर ये गोल्ड बन जाए? नहीं।
अगर ये गोल्ड बन रहा होता तो यहाँ पर सब लोग घर पे सिर्फ पेपर फाड़ने का ही काम कर रहे होते, या जो इतने बिजनेस चल रहे हैं वो भी खड़े नहीं होते। अब बताओ, पहले पेपर अभी भी पेपर है, कुछ और तो चेंज नहीं हो, तो हम कहेंगे ये फिजिकल चेंज। देखो इसका साइज चेंज हुआ, इसका शेप चेंज हुआ, हाँ स्ट्रेट चेंज नहीं हुआ बट शेप एंड साइज तो चेंज हुआ, बट रहा तो अभी भी पेपर। तो ये क्या है हमारा फिजिकल चेंज, ये हमारा फिजिकल चेंज। बट केमिकल चेंज में क्या होता है भैया, हमारा नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज बनती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हम आग जलाते हैं, बोन फायर तो बहुत से लोगों ने जलाई होगी, होलिका होती है हमारे यहाँ पर। तो होलिका में जब हम बोन फायर जलाते हैं तो वहां पर देखो हम लकड़ी डालते हैं, उसमें आग लगाते हैं, कुछ रिएक्शंस होती है और हमारी लकड़ी कन्वर्ट होती है एस में। तो एक बात बताओ, हमारे पास इधर की वुड, हमारे पास ऑफर क्या थी, वुड जो कि कन्वर्ट हो गई हमारी एश में। तो एक बात बताओ, क्या एश से हम फिर से वुड बना सकते हैं? क्या हम एश से फिर से वुड बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते भैया, हम एश से वुड नहीं बना सकते। ठीक है, तो मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐश हमारी एक ऐसा सब्सटेंस बना जो कि वुड से बिल्कुल अलग है, वुड से बिल्कुल अलग है। इसका देखो स्टेट भी चेंज हुआ, स्टेट भी चेंज हुआ। स्टेट चेंज का मतलब आप ऐसे कहेंगे कि प्रॉपर स्टेट चेंज नहीं हुआ, ये प्रॉपर सॉलिड था, ये अनप्रॉपर सॉलिड है। ये अनप्रॉपर सॉलिड का मतलब है तो सॉलिड ही, बट प्रॉपर तरीके से सॉलिड में नहीं है। ठीक है, बट देखो इसकी प्रॉपर्टीज अलग थी, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। ये पानी में सिंक नहीं करता, ये पानी में सिंक नहीं करता, बट ये पानी में सिंक कर जाता है। ऐसी ऐसी बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत प्रॉपर्टीज ये शो करती हैं, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे। तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें नया, एक ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी बने, केमिकल चेंज। एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज ना बने, फिजिकल चेंज। और चेंज क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इनिशियल स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स फाइनल स्टेट। समझ में आया? बहुत अच्छा। अब देखो अपन ने पढ़ा, अब अपन के चैप्टर पे आते हैं, आखिर रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज अ रिएक्शन, व्हाट इज अ रिएक्शन। देखो अपन बिल्कुल बेसिक से चलने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है साइंस में अगर बेसिक नहीं लेंगे तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत सारे टर्म समझ में नहीं आते। तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज चेंज, रिएक्शन, सॉरी व्हाट इज रिएक्शन। भैया देखो मैंने आपको पहले क्या बताया, सबसे पहले हमने पढ़ा एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट से अलग हो, तो हम कहेंगे उस सब्सटेंस में कुछ ना कुछ चेंज आए। समझे? अब भैया जो मैं बोल रहा हूँ इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट से चेंज हो रही है, तो किसके द्वारा हो रही है वो और बता दे अपन डेफिनेशन पे, तो हम उसको बोल देंगे वो हमारा रिएक्शन। मतलब हमने चेंज में पढ़ा कि हमारे सब्सटेंस में किसी प्रोसेस के द्वारा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में चेंज आ रहा है, बट अगर हम उसमें बता दें किसके द्वारा चेंज आ रहा है, वो भी अगर अपन डेफिनेशन में जोड़ दें, तो भैया वो डेफिनेशन हो जाती है रिएक्शन की। बिल्कुल चेंज और रिएक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सुनो, a process where one or more substance transform into different substance through the breaking and forming of chemical bonds between them is called reaction। देखो उन्होंने कहा कि एक नया सब्सटेंस है, भैया एक नया सब्सटेंस है जिसमें हम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, रिएक्टेंट्स में जो हम स्टार्टिंग में लेते हैं दो या दो से ज्यादा नहीं, अब उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया बाय यूजिंग प्रोसेस, और हमारा एक नया जो सब्सटेंस बना जो कि पुराने से डिफरेंट है, जो कि पुराने से डिफरेंट है, जो कि पुराने से डिफरेंट है, डिफरेंट है। बट मैं इसमें कह सकता हूँ कि जो पुराने से डिफरेंट जो नया सब्सटेंस बना, जो कि पुराने से डिफरेंट वो किससे बना, बाय थ्रू अ ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, थ्रू ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। मतलब कि भैया हमारा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में चेंज आ रहा है थ्रू ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड आर कॉल्ड रिएक्शन। मतलब कि हम चेंज में अगर ये और जोड़ दें कि भैया एक ऐसा सब्सटेंस थ्रू एनी प्रोसेस उसका इनिशियल स्टेट उसके फाइनल स्टेट से चेंज हो बाय फॉर्मिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इतनी बात समझ में? अब आप पढ़ेंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। देखो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट में आपको समझाऊंगा बिल्कुल देहाती लैंग्वेज। देहाती का मतलब ऐसे है कि वो एक अपना जो होता है ना आमतौर का जो रोजमर्रा का जो होता है ना अपने रेगुलर बेसिस का हमारा एग्जांपल, उसके हिसाब से मैं आपको समझने वाला हूँ। देखो वैसे मेरे को हिंदी के ज्यादा टर्म आते नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत हिंदी के टर्म यूज करें। देखो मान लीजिए हमारे पास एक उदाहरण है, इसका होता है और यहाँ पे हमारे अभी बात क्या करते हैं, जो हमारा रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट वो ऑलवेज, रिएक्टेंट हमारा ऑलवेज क्या होता है, हमारा रॉ मटेरियल क्या होता है,
और जो हमारा प्रोडक्ट होता है ना वो क्या होता है हमारा, वो होता है यूजफुल मटेरियल। मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसको हम यूज नहीं कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल, जो कि हमारा रिएक्टेंट होता है। और एक होता है हमारा यूजफुल मटेरियल जिसको हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए आपने घर पे बनाया चाय, क्या मैं चाय पिए नहीं पर कौन सा करें, देखो आपने लिया मिल्क, क्या लिया आपने लिया आपने लिया milk, आपने लिया टी, क्या लिया टी, फिर आपने क्या लिया शुगर, क्या लिया शुगर। ये तीनों अलग अलग है, शुगर अलग है, टी लीव्स अपन कच्ची नहीं खा सकते और मिल्क पी सकते हैं बट ज्यादा लोग नहीं पीते। अब इन तीनों को आपने मिक्स किया और उनको दे दिया। देखो ये हीट का साइन क्या होता है, ये अपने हीट और यहाँ पे बन गया हीट, क्या बन गया। तो देखो ये यूजफुल चीज है क्योंकि आप सुबह सुबह टोस्ट के साथ खाते हैं, जो आप सुबह सुबह टोस्ट के साथ खाते हैं यूजफुल प्रोडक्ट है। और जो हमने बेसिक टर्म्स लिए या फिर बेसिक रॉ मटेरियल्स लिए वो हमारे क्या होते हैं रिएक्टेंट्स। तो भैया रिएक्टेंट्स होते हैं जो हम बेसिक चीजें लेते हैं उसमें कुछ चेंजेस करते हैं या फिर कुछ प्रोसेस करते हैं जिसको हम रिएक्शन बोलते हैं। उससे रिएक्शन करने के बाद जो हमारा सब्सटेंस बनता है जो यूजफुल होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यही कहा गया था, देखिए the substance present at the beginning of a chemical reaction often written on the left side of a chemical equation, उसको हम बोलते हैं reactants, and the substance formed after a chemical reaction has occurred typically written on the right side of a chemical reaction are called products। देखो ये प्रोडक्ट राइट साइड में होता है, मैंने बताया था आपको प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड, यही कहा। क्या ये बात क्लियर है? बहुत अच्छे बहुत अच्छा। हाँ कुछ डाउट है? हाँ देखो देखो वैसे जो आप बोल रहे हो रिएक्शन बिल्कुल बहुत सही कह रहे हो आप। रिएक्शन हमने पढ़ा कि भैया चेंज हो रहे हैं बाय मेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड। देखो एक बात बताओ, बॉन्ड तो इसमें भी टूटे हुए, बॉन्ड तो इसमें भी टूटे हुए, बट क्या इसमें कोई केमिकल चेंज आया? नहीं। तो जो हमारा रिएक्शन होता है ना उसमें क्या होता है, अपन सिंपल डेफिनेशन देंगे कि भैया एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इनिशियल स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिफरेंट होती है फाइनल स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस बाय यूजिंग या फिर बाय ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड आर कॉल्ड रिएक्शन। बट उसमें एक वर्ड और जोड़ दे कि बाय ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड्स द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। मतलब जो नया सब्सटेंस तो बन रहा है भैया, जो नया सब्सटेंस बन रहा है पर उसकी प्रॉपर्टी पुराने वाले से बिल्कुल अलग है, पुराने वाले से बिल्कुल अलग है, तो हम कहेंगे भैया ये जो रिएक्शन हुई है वो हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है। देखो रिएक्शन में क्या बन रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड, और केमिकल चेंज में क्या होता है नया सब्सटेंस बनता है बिल्कुल पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसमें से उठा लो और नया सब्सटेंस इसमें से उठा लो जो कि ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग बॉन्ड से बन रहा है और इन दोनों को मिक्स कर दो और उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या आपको समझ में पड़ेगा? केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे chemical reaction. Chemical reactions are the process in which new substance with new property। देखो new substance तो new substance बन रहा है बट उसके आगे लिखना जरूरी है with new properties, with new properties are formed। The new substance formed have entirely different properties। जो हमारा नया सब्सटेंस बना उसके पास entirely different properties होती है, उसको हम बोलते हैं केमिकल। उसको हम बोलते हैं कि उसमें क्या हुआ हमारा केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है, उसमें क्या हुआ हमारा केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। फिर से पढ़िए, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। The new substance formed have entirely different properties from their constituent। Constituent means a particle, एक ऐसे पार्टिकल जिससे मिलकर वो बने हैं, पार्टिकल्स जिनसे मिलकर वो बने, पार्टिकल्स जिनसे मिलकर वो बने हुए। अब समझो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल चेंज। वही बिल्कुल सही बात है, अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो भैया उसमें केमिकल बढ़ा है मतलब उसमें चेंज होगा, चेंज तो हो ही रहा है। कौन सा चेंज? केमिकल चेंज, तभी तो उसको केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, वरना अपन सिंपल रिएक्शन बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है जिसमें केमिकल चेंज हो। आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, एक और डेफिनेशन आप खुद से भी लिख सकते हो जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। A reaction in which chemical change occurs, a reaction in which chemical change occurs are called
chemical reaction. A reaction in which आने लगेगा इस लगेगा proper definition लिखेंगे इसकी गलती है. It's called a reaction in which chemical change occurs is called chemical reaction. Means एक ऐसी reaction जिसमें chemical change occur हो रहा है या अगर कर रहा है तो हम बोलेंगे कि भैया वो हमारा केमिकल रिएक्शन है. केमिकल रिएक्शन है. सीआर मींस केमिकल रिएक्शन लिख देना. मतलब समझो CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये CR7 नहीं है, केमिकल रिएक्शन है. ठीक है. A reaction in which chemical changes occur are called chemical changes occurs are is called chemical reaction. Is called chemical reaction. बहुत अच्छा. ठीक है. अब देखो, आप लोगों ने बहुत से लोगों ने हैरी पॉटर को देखा. हैरी पॉटर में वोल्डेमॉर्ट का नाम का एक विलेन होता है. वो कैसे क्या करता है, जब भी वो अपना इंट्रोडक्शन देता है क्या होता है कि वो एक ऐसे जादू करता है तो लेटर्स आ जाते हैं जो कि बिखरे हुए होते हैं, मतलब प्रॉपर उसका मीनिंग नहीं होता. बट वो फिर कुछ ऐसा करता है कि उस लेटर्स में ना वो पूरे अरेंज हो जाते हैं और उसका नाम आ जाता है आई एम अ वोल्डेमॉर्ट. ये सारी आपने चीजें तो देखी होंगी आई थिंक. तो देखो उसमें क्या हुआ, लेटर्स तो वही थे, उसमें क्या हुआ बस उनका अरेंजमेंट चेंज हुआ. तो केमिकल रिएक्शंस में भी अरेंजमेंट यही होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, मान लो इधर H2 घूम रहा है, इधर O2 घूम रहा है. दो लोग हैं, दो H है दो O है, घूम रहे हैं मिले और बना दें H2. तो भैया उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन तो दो रही है बट हमें ऑक्सीजन एक चाहिए, तो एक को लेंगे और बाकी को भगा देंगे. तो क्या होता है, हमारे जो केमिकल रिएक्शन में होते हैं सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, ना कि कोई नया सब्सटेंस बनता है उसमें. नया सब्सटेंस का मतलब सुनो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे. नया सब्सटेंस का मतलब कि हमने लिया तो हाइड्रोजन का लिया हमने का हाइड्रोजन का आइटम, बट केमिकल रिएक्शन की वजह से कभी नहीं होगा कार्बन के आइटम में बन जाए. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब जो हम रिएक्टेंट्स लेते हैं उन्हीं का रीअरेंजमेंट होकर एक नया सब्सटेंस बनता है. तो यही इधर लिखा हुआ है जो कि आप पढ़ेंगे. अपन इसको पढ़ने वाले. During a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. सुनो, atom of one element like H2 do not change into those of another element. कभी चेंज नहीं हो सकता गोल्ड के एलिमेंट में या एटम में. During a chemical reaction, H2 लिया है तो H2 ही होगा. Only a rearrangement of the atoms takes place in a chemical reaction. भैया only rearrangement होता है chemical reaction में. समझ में आया? उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, वो टूटती है, दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना लेती है. देखो बॉन्डिंग बनाना और तोड़ना है तो ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा. आप लोग इस उम्र में है, बॉन्डिंग जोड़ना और तोड़ना ये सब आप लोग जानते ही होंगे. रेगुलर बेसिस में भी आप लोग की बॉन्डिंग होती है दोस्तों के साथ. बहुत सारे दोस्त होते हैं आपके. एक होते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, कुछ आपकी महिला मित्र भी होती है, उनके साथ भी आप लोग एज अ फ्रेंड बॉन्डिंग आपके साथ होती है. मतलब एज अ फ्रेंड से बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ, कुछ और मत समझ लेना. फ्रेंड से टाइप की बॉन्डिंग होती है. तो बॉन्डिंग को आप समझ चुके होंगे. कभी लड़ाई हो जाती है तो वो बॉन्डिंग टूट भी जाती है और फिर हम किसी और के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं. बहुत अच्छा. चलिए अब हम पढ़ेंगे कि देखो एक बात बताओ, मान लो मेरे पास एक चिंटू लाल है. चिंटू लाल हमारे क्लास का एक लड़का है जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा है, बट उसको समझ में कुछ नहीं आता. तो फिर पढ़ने में अच्छा कैसे होगा? मतलब ऐसा पढ़ने में अच्छा है कि वो लिख सब देगा बट सुनाने में आएगा तो वो बोलेगा भैया मैं समझ में नहीं आया. चलो, तो क्या हुआ कि एक दिन उसने मुझे कॉल किया, भैया एक बात बताओ, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या हम उसको हमेशा ये देखेंगे माइक्रोस्कोप लगा के कि इसमें मतलब केमिकल जो एटम थे उन्होंने चेंज करे, अपनी बॉन्डिंग चेंज करी है कि नहीं, तभी हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन. तो मैंने कहा यार चिंटू लाल ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. सुनो मेरा, क्या होता है कि भैया आप कुछ फैक्टर्स देखा करो. फॉर एग्जांपल आपने कोई केमिकल रिएक्शन करी और उसमें से गैस निकल आई, मान लो हाइड्रोजन गैस निकल आई, तो आप बोलेंगे भैया इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है. एक रिएक्शन हुई जिसमें उस सॉल्यूशन का या जो हमने लिए थे उसका कलर चेंज होगा तो आप बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुई. आप बोलेंगे भैया उसका टेम्परेचर चेंज हुआ, उसमें से हीट निकली, हीट बहुत ज्यादा निकली, तो आप बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है. या फिर आप बोलेंगे उनका स्टेट चेंज हो गया तो भी आप बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है. एक ध्यान देने वाली बात सुनिए आप लोग, अगर कहीं भी रिएक्शन हो रही है और उसमें सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो रहा है तो सिर्फ ओनली स्टेट चेंज के बेसिस पर आप ये कभी नहीं कह सकते कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है. आपको इसके अलावा कुछ फैक्टर्स और भी चेक करने पड़ेंगे केमिकल रिएक्शन कंफर्मेशन के लिए. मतलब कि अगर स्टेट चेंज हो रहा है अकेला तो आप बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है. आप उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी चेक करेंगे तब कहेंगे कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं. क्या ये बात आपको पल्ले पड़ी?
समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। कुछ और डाउट हो तो पूछेंगे सारे बच्चे, पूछिए पूछिए पूछिए, चलिए पूछिए। आप लोग को शायद नीचे का दिख नहीं रहा होगा, एक बार दिखाता हूँ आपको, देखिए इधर देखिए, केमिकल रिएक्शंस नहीं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन लिखा है। देखिए अब देखो क्या होता है कि देखो पुराने जमाने में क्या था, जब 90s का समय था, तो वहां पर उस टाइम मतलब अपने केमिस्ट्री की खोज हुई रही थी, साइंस की खोज हुई थी, आप ऐसे कह सकते हैं, साइंस की खोज हुई थी। तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट खोज गए, बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास खोज गए। एलिमेंट लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, मॉलिब्डेनम, बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स खोजे। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन करना शुरू, केमिकल रिएक्शन। अब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन करने से पहले जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, उसको एक पेपर पर उस रिएक्शन को लिखते, क्या करते हैं। अब ये जब केमिकल रिएक्शन लिखते थे, मान लो उन्होंने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म, इसको समझ करके ये लिखा कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर। पहले के लोग ऐसे लिखते थे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर। अब यार वो लोग ऐसे लिखते थे, मतलब वर्ड इक्वेशन लिखते थे, वर्ड्स में लिखते थे ये सारी चीजें। अब ये तो छोटी सी इक्वेशन, अब भाई साइंटिस्ट लोग बहुत बड़ी बड़ी, मतलब कि इतनी बड़ी इक्वेशन होती थी कि यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक लिख जाएंगे तो भी वो इक्वेशन खत्म नहीं होगी। इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन होती थी, तो मतलब उनको वो लिखने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि एक इक्वेशन तो ऐसी होती नहीं, उनको हजारों इक्वेशन लिखनी होती है। तो जो हम बोल रहे जो रिएक्शन करते हैं उसमें हजारों इक्वेशन होती है, तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी। तो आपको क्लास 9 में पढ़ा था कि उन लोगों ने कुछ, जब एलिमेंट खोले तो उन्होंने कहा यार इनको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखनी, कुछ सिंबल के द्वारा, कुछ सिंबल। आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, हाइड्रोजन को अपन ऐसे गोल में बनाते थे, कुछ सिंबल को बीच में से बनाते थे, इसमें अपन ऐसे ऐसे बनाते थे। तो कुछ दिन तो ये सिंबल सही चला, कुछ दिन ये ड्राइंग वाला सिंबल बहुत अच्छा चला, बट यार ये थोड़ा ज्यादा वो हो गया था, मतलब सही मेथड नहीं लगा। क्योंकि मान लो आप किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हो और आपको कुछ इक्वेशन बतानी है, और आप लग गया, आपको बहुत सीरियस बात है, मतलब सीरियस बात चल रही है, और आप वहाँ पे इक्वेशन बताने के लिए आप बढ़िया ड्राइंग बनाने लगते हो, ये बढ़िया, ये बन गया सूरज चंद्र। तो ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो रहा था उस टाइम के लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा यार ये मेथड तो बेकार है, उन्होंने कहा कि यार आप एक काम करो कि आप जो भी हमारा एलिमेंट है उसके स्टार्टिंग के 2 लेटर्स ले लो, जिसमें से हमारा फर्स्ट लेटर होगा ना, फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा, लाइक H2, और सेकंड अगर दूसरा या तो एक लेटर लो या 2 लेटर लो, ठीक है। और सेकंड लेटर आप या तो सेकंड वाला ले सकते हो या फिर उसके अलावा कोई भी ले सकते हो, बट वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होगा। क्या होगा? स्मॉल लेटर। फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हो HCl है, तो देखो ये कैपिटल लेटर, और ये वैसे तो ये HCl हमारा एक एसिड रहता है, इसकी बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे आप देखो कौन सा हमारा दोबारा ब्रोम, Br, देखो ये कैपिटल, ये स्मॉल, तो ऐसे कहा था। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ये सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। उसका मैं भी एक साइंटिस्ट था, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने दिया था ये सारी चीजें। हाँ, मैंने दे रखा था, बिल्कुल उस समय का मैं ही साइंटिस्ट था, मैं ही था वहाँ पे साइंटिस्ट। बहुत अच्छे। इधर अब क्या हुआ कि इन्होंने इन एलिमेंट्स का यूज करके और केमिकल जो मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लाइक इक्वल साइन और ये एरो या प्लस माइनस साइन का यूज करके, वैसे प्लस नहीं होता है इसमें, प्लस का यूज करके, इन सब का यूज करके इन्होंने क्या कर दिया, जो हमारी वर्ड इक्वेशन थी उसको केमिकल इक्वेशन में चेंज कर दिया। किसमें? इक्वेशन। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि सिंबल्स और कुछ मैथमेटिकल टूल्स को मिलाकर बनी हुई इक्वेशन को ही हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। साइंस के कुछ एलिमेंट्स जो कि कुछ सिंबल फॉर्म में है और कुछ हमारे मैथमेटिकल टूल्स का यूज करके बनी हुई हमारी जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इधर हम पढ़ लेते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन होती है, वो केमिकल रिएक्शन। अब उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोलते हैं ये केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सिंबल बनाया। सिंबल के बाद हमने क्या बनाया, उसकी हमने रिएक्शन लिखी। अब रिएक्शन को लिखने के लिए हमने कुछ अपने फॉर्मूले बेस्ड उनका फॉर्मूला बनाया होगा, और फॉर्मूले को हमने मैथमेटिकल टूल्स की हेल्प से लिख दिया, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन का फॉर्म दे दिया, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला
of reactants and products separated by an arrow mark is called a chemical equation. Since what chemical equation का होता है representation होता है अपने लैंग्वेज में chemical आप उसको chemical representation of representation of chemical reaction. Representation of chemical reactions are called chemical equation. केमिकल इक्वेशन आप शॉर्ट लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट जब आपके एग्जाम में पूछे जाए एग्जाम में अपन लिख सकते हैं अच्छी चीजें, बट नंबर उसी को मिलते हैं जो उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से लिख पाए। तो आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो बेहतर तरीके से इस डेफिनेशन को लिखेंगे, वो डेफिनेशन सिर्फ समझने के लिए जो आपके दिमाग में बैठ जाए। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, इसको हमने बोल दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हमने बोल दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बड़ी इक्वेशन, इसको हमने बोलते हैं बड़ी इक्वेशन, इसको हमने केमिकल इक्वेशन चेंज Mg plus O2 form Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करना, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है ना भाई, उसमें कोई चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है उसमें? सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। केमिकल रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। तो जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो हमें बस कुछ नहीं करना, जो हमारे रिएक्टिव साइड है उसमें जो एलिमेंट्स है या एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टिव साइड ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट या एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। दोनों की एटम्स को हम इक्वल कर देना है और हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन जो रिएक्शन है हमारी वो बैलेंस हो चुकी है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा, देखिए इधर देखेंगे आप लोग, देखेंगे बिल्कुल हम सारे जी जी बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन फंसता है। देखिए ये सारी आप इंपॉर्टेंट चीजें ही करवा देंगे, ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन करवा देंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारे पास है HN, हमारे पास है COH का वोल्टेज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या करता है ये करता है ये N3 का वोल्टेज प्लस जल, इसको हम बोलते हैं जल। क्या बोलते हैं? जल। ठीक है, अब देखो क्या हुआ इसमें, देखो हाइड्रोजन कितने, एक, और देखो इसका मतलब होता है कि अंदर भी दो जाएगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी दो जाएगा, तो दो हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। ध्यान देकर के समझो, फिर से बच्चे समझेंगे, प्यारे बच्चों प्यारे वर्ड कलर। देखो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और दो हाइड्रोजन की बाहर लगा है, ये इसके लिए भी लगा है इसके लिए, तो दो हाइड्रोजन। इधर कितने हाइड्रोजन? तीन। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, तो गलत बात है। अब और देखिए एक N और यहाँ पर N2 है, देखो इसके लिए भी लगेगा इसके लिए भी लगेगा। इधर 1 है तो 1 × 2, तो इधर 2 है और यहाँ पर 1, इधर 2N है इधर 1N, इधर कितने हमारे पास 3H है उधर 2H। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 और 2 इसके पास 3 2 5 और इधर देखो 6, इधर कितना है 6, इधर 5 है और इधर 6 है, ये भी अंदर है। और इधर देखो कैल्शियम, कैल्शियम देखो 1 है और यहाँ पे 1 है। कैल्शियम सही है, कैल्शियम बैलेंस से पहले थी। अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और हमें नाइट्रोजन को भी बैलेंस करना है, तो अपन इसको अपन बैलेंस करेंगे। ये मैंने आपको समझाऊंगी, यही अपन थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे अपन इसको। अपन थोड़ा बड़ा कर लेंगे, इससे भी आप लोगों को और अच्छे से मिल जाते हैं। मेन मोटिव क्या है समझना और कुछ नहीं। अब देखो आपको, देखो आपकी बुक में रखा है डब्बा बनाने का मेथड। डब्बा बनाओ, उसको लिखो 10-10 डब्बे बनाओ और फिर रिएक्ट उसको करो। डब्बा मत बनाओ। देखो केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन को बैलेंस करना बिल्कुल हद से ज्यादा इजी है। आप यूज करो हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब खुद से बैलेंस करने की कोशिश करो कि यहाँ पे अगर 2 होगा तो यहाँ पे भी क्या बैलेंस करो। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, इधर मान लो यहाँ पर मेरे कितने हैं, इधर ध्यान दीजिए आपके पास नाइट्रोजन 2, यहाँ पर नाइट्रोजन 1, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 2। हम इधर बनाएंगे 2 नाइट्रोजन। मैंने इधर 2 लगाया, तो 2 किसके लिए लगा? H के लिए भी 2 लगा
एन के लिए भी लगाओ, ओ के लिए भी। देखो चाहे तुम बाहर लगाओ चाहे ब्रैकेट के इधर लगाओ, ये टू, ये वाला टू ऑलवेज ब्रैकेट के लिए होता है, सिर्फ ब्रैकेट के लिए। ये वाला टू बाहर वालों के लिए भी होता है और ब्रैकेट वालों के लिए भी होता है, अगर अंदर इनके पास ब्रैकेट है तो। याद रखो अगर मैं इधर लगाता तो ये वाला नंबर इसके लिए भी होता है और इन दोनों के लिए भी काम करता है, बट ब्रैकेट वाला सिर्फ ब्रैकेट वालों के लिए होता है। तो देखो 2h हो गए और यहाँ पर इधर 2h हो गए और n हमारे 2 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे, ऑक्सीजन 6। इधर देखो हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो n कितने हो गए, n हमारे कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन हो गए देखो 2 into 3 6 इधर हो गया। अब इधर देखो, इधर देखो ये हाइड्रोजन 2, अब इधर भी तो 2 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इधर 2 है, तो इधर हाइड्रोजन 2 प्लस 2 4 हाइड्रोजन और इधर देखिए नाइट्रोजन कितने हमारे, नाइट्रोजन तो 2 है और ऑक्सीजन देखो 2 और इधर ऐड करेंगे 2 8। क्या ये बात क्लियर है? अब इधर देखो ध्यान से देखो समझ में आएगा। ऑक्सीजन देखो 6, ऑक्सीजन 6 और हाइड्रोजन हमारे पास कितने 2, इधर 2 लगा दो, हमें 4 हाइड्रोजन करने दो, हाइड्रोजन 4 करो, इधर हाइड्रोजन हमारे 4 है तो इधर हम हाइड्रोजन 4 करेंगे तो 2 into 2 4 हाइड्रोजन। H कितने हो गए मेरे 4 और ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन देखो। हिट एंड ट्रायल बहुत शानदार मेथड होता है, मेथड होता है। हिट एंड ट्रायल के अलावा आपको सारे मेथड बकवास है, बिल्कुल बकवास है, घटिया है, लगाने की जरूरत है। हिट एंड ट्रायल लगाए। अब देखो हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन देखो इधर 2, ये वाला ऑक्सीजन 2 प्लस ये वाले ऑक्सीजन 6 तो कितने हो गए 8, ऑक्सीजन कितने हो गए 8। देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 8, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 8, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4, यहाँ पर N2 और देखो यहाँ पर भी N2 है, देखो नाइट्रोजन 2 और देखो कैल्शियम तो पहले से बैलेंस था, मतलब हमारी पूरी इक्वेशन देखो चार्ट तो है इसमें एटम को, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के और कैल्शियम के, चारों के चारों एटम्स हमारे बैलेंस, केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। देखो कुछ टाइम लगेगा आपको ऐसे लिखने के लिए, बट कभी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखना शुरू कर देंगे, ऐसे डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको अपन बैलेंस कैसे करेंगे? इसको सिंपल बैलेंस जब करना होता है ना तो आप बैलेंस में कितना समय लगेगा ना, ये 2 लगाओ और ये 2 लगाओ, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस, आपकी इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस। नहीं खुशियां मनाए, आपकी इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस। देखो ज्यादा टफ नहीं, प्रैक्टिस करेंगे आराम से हो जाएगा। हम प्रैक्टिस सेशंस भी लाएंगे, उसमें अपन प्रैक्टिस भी कर लेंगे, बट खुद से भी प्रैक्टिस करना है। सेकंड क्वेश्चन पे करेंगे NaOH, तो एक Na, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन, फिर H है, चौथा हमारे पास सल्फर, तुम्हारे पास 4 है। तो इधर देखो इधर Na हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और एक लास्ट हमारा सल्फर है, सल्फर लास्ट में दिख रहा है क्या, सल्फर दिख रहा है आपको, सल्फर एक Na है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और इधर लिखेंगे Na, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यही बात क्लियर। रिया क्या ये बात क्लियर है? Na कितना है, इधर एक, इधर भी, इधर 2 है, Na एक है, इधर 2 है, लगा दो, फ्रेंड बैलेंस कर जाओ। Na एक साइड भी 2 हो गए और Na साइड भी 2 हो गए, बट इधर देखो Na सेटिस्फाइड। अब इधर देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन इसके लिए भी है और इसलिए ऑक्सीजन 2 और इधर ऑक्सीजन 4 और 2 6, इधर ऑक्सीजन कितने हमारे 6, ऑक्सीजन कितने 6, ऑक्सीजन कितने भैया 6 है भैया। अरे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं भैया, पल्ले पड़ रहा है 6। अच्छा इधर ऑक्सीजन हमारे पास 4 है और एक ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 5। तो देखो 5 और 6 को आप अभी छोड़ दो, जब भी आपके पास ऐसे नंबर आ जाए जो कि ऑड और इवन लगे उस टाइम उस चीज को छोड़ दिया करो, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 4 और इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन 2, इसको 4 देखो उधर 2 था, इधर 2 और 2, इधर 2 था और इधर 2 4, हाइड्रोजन हमारे 4, इधर 2 थे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन हमारे 4। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 4 6, देखो इधर 2 लगाने से हमारे ये ऑक्सीजन 2 हो गया और ये ऑक्सीजन 4 6 और यहाँ पर भी तो मेरे ऑक्सीजन 6 ही है। देखो अपने आप हुआ कि नहीं, अपने आप हुआ, बिल्कुल हुआ। जहाँ भी ऑड इवन नंबर मिल जाए उसको छोड़ दो,
उसको करो इसमें अपन कुछ मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट बना ले, एक साइड चेंज करना पड़े, इसमें एक साइड चेंज करना पड़े, उसको देखो। अब सल्फर देखो, सल्फर एक सल्फर लेते हैं, एक सल्फर लिया, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। क्या आपको ये चीज दिख रही है? क्या ये चीज आप लोगों को दिख रही है? हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। बहुत सारे देखो सारे बच्चे कर रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। इसमें भी अपने क्या किया, इसमें भी अपने देखो ये सारे क्वेश्चन बच्चे लेके नहीं आए, मैं एनसीईआरटी के लिए उठा के देखना। अभी एनसीईआरटी के करवा रहा हूँ, बाहर कुछ जब अपनी प्रैक्टिस होगी उसमें बाहर के क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं वो भी करवाओ। देखिए इधर 2 लगाओ, इधर 2 लगाओ, इक्वेशन बैलेंस बहुत अच्छा। अब देखो, अब दो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी, 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके होमवर्क, 2 क्वेश्चन क्या होंगे आपके, देखो देख लो करके आने दोनों क्वेश्चन, देख लीजिए फटाफट, नोट करिए। एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, मुझे होमवर्क चाहिए, आप लोगों को होमवर्क चाहिए। चलिए ठीक है, बैलेंसिंग बच्चों के मन में भूत होता है कि टफ, कुछ टफ नहीं है। बैलेंसिंग बस जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करिए, और कुछ भी दिक्कत नहीं। देखो एनसीईआरटी में ये डब्बा बनवाते हैं, ये डब्बा बनाते जाओ। क्या आपका साउंड स्लो नहीं, और भी डब्बा स्लो, इधर देखिए हमारा तो डब्बा स्लो बहुत अच्छी। तो इतना बड़े से अच्छा हेड एंड टेल में लगाई और डायरेक्ट क्वेश्चन करें। अब देखो हम अपनी इक्वेशन जब लिखते हैं तो उसके आगे अपन को और इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है वो हमें बताती है कि आखिर हमने अपने रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट्स यूज करें, क्या प्रोडक्ट यूज करें। बट हम उसके साथ ये भी बताते हैं कि भैया हमने रिएक्टेंट किस फॉर्म में लिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमारा प्रोडक्ट जो बना वो किस फॉर्म में बना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसमें पानी है कि नहीं, ये सारी चीजें बनाते हैं। देखो अगर सॉलिड होगा तो ब्रैकेट में एस लिखा होता है, लिक्विड होगा तो एल लिखा होता है, गैस लिखा होगा तो जी लिखा होगा, या तो फिर ऐसा बड़ा सा लेटर होगा। एक्वस मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन में पानी है, उस या तो जो हमारा सब्सटेंस बना है उसमें थोड़ा बहुत पानी मिला हुआ है तो हम एक्वस एक लिखते हैं। प्रेसिपिटेट भैया जब आपने देखा होगा कोई हम केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, क्यों केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और एकदम से उसमें कुछ सॉलिड सब्सटेंस, कुछ कलरफुल सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है। कलरफुल सॉलिड जो क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमने कोई रिएक्शन की, मान लीजिए ए प्लस बी रिएक्शन की, हमारा बना सी, और इसमें कुछ एक केमिकल बन गया, एक सॉलिड सब्सटेंस बना, सॉलिड सब्सटेंस, जिसके कारण क्या हुआ कि जो कलर हमारा चेंज हो गया। तो हम बोलते हैं जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस बना है हमारे रिएक्शन में, जो लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड सब्सटेंस बनता है वो होता है हमारा प्रेसिपिटेशन। पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन, उसको हम करते हैं नीचे के एरो, इसके नीचे ऊपर वाला एरो गैस, नीचे वाला एरो प्रेसिपिटेशन। हीट को हम करते हैं ट्रायंगल से, और बाकी पर कुछ और चीजें होती हैं, लाइक आप उसमें लिख सकते हैं कि आपने कितना प्रेशर यूज किया है, कितना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, या फिर कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट समझो मेरी बात, कैटलिस्ट में इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। मान लो आप केमिकल रिएक्शन करते हैं, मजे आ जाएंगे आपकी पढ़ने में, दिल खुश हो जाएगा, मजे आ। इधर मान लीजिए आपने बनाया वो आपने चाय वाला लिया, वाटर तो मिलाएंगे नहीं, चाय में पानी मिला सकते नहीं, पानी नहीं मिलाते, मिल्क प्लस टी लीव्स प्लस शुगर, और आपने बना दी टी। क्या बना दी? देखो कुछ ऐसी रिएक्शन होती है वो बहुत स्लो होती है, कुछ बहुत फास्ट होती है। अब हमें हम रिएक्शन की रेट को मतलब कि वो कितने जल्दी और कितना स्लो हो रही है उसको चेंज करना हो तो हम कुछ और सब्सटेंस यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट, जिनका सिर्फ मेन काम होता है कि उस रिएक्शन को तेज करवाना या स्लो करवाना। कैटलिस्ट का काम होता है उस रिएक्शन को तेज करवाना या स्लो करवाना। अच्छा भैया तो ये क्यों लिखा? मान लो इसमें लिख दिया मैंने टोस्ट, मैंने आपसे बोल दिया भैया आज तो हमारे पास टोस्ट है, तो आप खुद सोचो आपको चाय बनाने की कितनी जल्दी पड़ेगी। अरे भैया जल्दी चाय बनाओ, हमारे पास टोस्ट है, टोस्ट के साथ खाएंगे जल्दी चाय बन जाए। तो टोस्ट है ना, टोस्ट वो हमारा क्या है, एज अ कैटलिस्ट। भैया समझे देसी भाषा में, टोस्ट हमारा कैटलिस्ट है, टोस्ट हमारा कैटलिस्ट है। बहुत अच्छे, चलिए अब तो समझ गया बच्चे, ऐसी चीजें बहुत जल्दी समझते हैं। देखो अब हमारे पास देखो रिएक्शन होती है, देखो मैं आपको समझाऊंगा। हमारे पास रिएक्शन होती है बहुत सारी, मेन एक होती है रिएक्शन बड़ी बड़ी रिएक्शन, मेन रिएक्शन कहते हैं, एक होती है छोटी छोटी रिएक्शन असिस्टेंट रिएक्शन। असिस्टेंट रिएक्शन में जिन ऐसी रिएक्शन जिनका यूज बड़ी बड़ी रिएक्शंस में भी होता है। तो ये जो हमारी रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन,
ये हमारी होती है, हमारी क्या होती है, असिस्टेंट रिएक्शन होती है। मतलब ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे और इनका यूज हम जो मेन रिएक्शन है उसमें भी इनका यूज या टर्म इन टर्म का यूज होता है। और कुछ हमारी होती है मेन रिएक्शन जिसको आप बोलते हैं, बता दें बच्चे बेटा कंफ्यूज होते हैं। जो हम अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं आज, जो अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, देखो ये पार्ट में अपन कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडक्शन, ठीक है। ये हम कब पढ़ेंगे भैया, हमारे नेक्स्ट पार्ट में, हमारे नेक्स्ट पार्ट। चलो अपन आज का अपना खत्म करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक बात बताओ, आप लोग के घर में जब पुताई होती है, पुताई तो जानते हैं ना, पेंटिंग, जब आपके घर में जो पुताई होती है, वॉल पेंटिंग होती है, या फिर जैसे दिवाली आती है, लेट्स सपोज दिवाली में, जब दिवाली आती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि अपने यहाँ पे तो बढ़िया ओपस बिरला पेंट से पेंट किया जाता है। ये बात तो आप लोग मानते हैं, ओपस। चलिए ये कोई ऐड नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा था। और फिर उसके बाद आप ये जानते होंगे कि जैसे पुराने जमाने से गाँव होते तो वहाँ पर क्या होता है, वो लोग ऐसा, आप जानते हैं उसको पर बोलते हैं चूना पत्थर, चूना मिला के बोलते हैं ना, चूना पत्थर, उसको वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, उसके ऊपर मिलाते हैं। ऐसे बोलते हैं जैसे कोई पोतने के लिए आता है उनको बुलाते हैं, वो बोलते हैं कि एक मटका दीजिए, बड़ा सा मटका लेते हैं और उसमें क्या डालते हैं, उसमें चूना पत्थर डाल देते हैं और वो चूना पत्थर उबलने लगता है, आपने देखा। तो इसके बाद उसको अपन पेंट कर देते हैं, बढ़िया फिनिशिंग आ जाती है, बिल्कुल मार्बल जैसे। तो भैया आप खुद देखते हो कि जब अपन उस चूने को डालते हैं पानी में तो कितनी हीट निकलती है, इतनी हीट निकलती है, तभी तो वो बोलते हैं कि मटका दो। प्लास्टिक की बाल्टी कभी नहीं लेता, क्योंकि अगर प्लास्टिक की बाल्टी हुई तो बाल्टी जल जाएगी, और इतना गर्म होता है कि गलती से वो आपके हाथ पे गिर गया तो हाथ भी जल सकता है। तो मतलब कि उसमें हीट निकल रही है। चलिए अब एक रिएक्शन देखो, मान लीजिए आपने चाय लिया, चाय पत्ती, वो अपन अपना एग्जांपल ले रहे हैं, चाय लिया, चाय पत्ती की, वो आपको उसको हीट देनी पड़ेगी। गैस पे रखे बिना क्या चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी। मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें हीट निकलती है और कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हीट देनी पड़ती है, हमें खुद से उसको हीट देनी पड़ती है। तो बस यही है कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्शंस, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकले, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट देनी पड़ जाए उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट देनी पड़े, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकले, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट हमें खुद देनी पड़े, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बने, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग बनता है। आप सोचो कि आप क्या कहते हैं, मिट्टी में, पानी में मिट्टी मिला दो, वो बोलते प्रेसिपिटेट है, तो वो हमारा प्रेसिपिटेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार वो तो हमने बाहर से डाला है ना। हमें क्या चाहिए कि दो हमारे पास सब्सटेंस हो, उसको हम केमिकली कंबाइन करवाए तब कोई सब्सटेंस बने, सॉलिड सब्सटेंस, कलरफुल, तो हम बोले वो हमारा प्रेसिपिटेट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम एसिड और बेस को मिलाते हैं और हमारा सॉल्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एक होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब इसको पढ़ना स्टार्ट। इधर देखिए, रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व, एक एंगल, सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स इवोल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन बच्चों, ओ प्यारे बच्चों, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इवोल्यूशन मींस जिसमें निकलना क्या होता है? निकलना, एग्जिट। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में गड़बड़ हो सकती है। एग्जिट क्या होता है? एग्जिट हिंदी में गड़बड़ हो सकती है, एग्जिट क्या बोलेंगे? एग्जिट क्या बोलेंगे? एग्जिट। अब देखो इसको क्या बोलते हैं हम? हीट के निकलने को कहते हैं एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस लाइक CH4 नेचुरल गैस होती है। 2O2 फॉर्म बनाता है, जब रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O बनता है, प्लस एनर्जी भी बनती है। जब इसमें एनर्जी बन रही है, एनर्जी बाहर से निकल रही है, तो हम कहेंगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो अगर ये एनर्जी इधर लिखी होती तो हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, क्योंकि हम एनर्जी देते। लेकिन ये तो प्रोडक्ट साइड निकल रही है, मतलब रिएक्शन खत्म होने के बाद निकल रही है, तो ये क्या है? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैन्योर मतलब मैन्योर, वो भी एक हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। एग्जांपल याद रखना। सेकंड क्वेश्चन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, अ रिएक्शंस व्हिच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन। भैया टर्मिनोलॉजी देखें, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब वो उसको एब्जॉर्ब करता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट,
जब हम उसको हीट देते हैं, हीट या इधर लिख लो या इधर, हम उसको हीट देंगे तब जाकर फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। मतलब हमने हीट नहीं देंगे उससे पहले वो कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन में जब आप लाइमस्टोन में जब आप एनर्जी देंगे हीट, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा। ये भी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। अब पीपीटी वाली बात आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से याद करेंगे। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कंफ्यूजन, भैया कंफ्यूजन तो नहीं होने देंगे। आखिर साहिल भैया आए हैं, अगर साहिल भैया आए तो कुछ ना कुछ तो जलवा करके जाए। आप लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या सारे बच्चों को बात करें? अब इधर देखो, अरे नाम में सब कुछ होता है यार। देखो एक्सो, एक्सो से आप मानो एग्जिट, किसका? थर्म का मतलब हीट, क्या होता है? हीट, हीट का एग्जिट, हीट का एग्जिट मींस एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एग्जिट की जाती है, निकाली जाती है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक बहुत अच्छे। एंडोथर्मिक, एंडो मींस एंट्री, एंट्री मींस एंट्री, थर्मिक मींस हीट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें हीट को एंट्री देनी पड़ती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत शानदार, मजे आ गए आप लोगों से, मजे आ गए। एक्सोथर्मिक एग्जिट ऑफ हीट, एंडोथर्मिक एंटर ऑफ हीट। बहुत ये हमारी रटंतु विद्या का है, रटंतु विद्या। अब देखो यार आपकी बुक में एक बहुत अच्छी रिएक्शन भी रखी है लाइमस्टोन वाली। देखो क्या होता है, मैं आपको वो रिएक्शन वाला लिखवा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे इसको लिख लें। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार इस रिएक्शन को देखा हुआ, कई बार। देखो मान लीजिए इस रिएक्शन को हम देखेंगे, हमारे पास जब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, बनता है कैल्शियम, उसमें मिलाते हैं पानी, उसमें मिलाते हैं पानी, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यही रिएक्शन अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं और ये बना देते हैं हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम आपने ये पढ़ा था, ये CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। CaCO3 नहीं, ये काम कीजिए तो ये रिएक्शन आ गया, ये काम कीजिए, ये वाली रिएक्शन अभी ये रिएक्शन अभी मत कीजिए। देखो अभी आप ये कर लेंगे, ये वाली पहले आपको ये वाली रिएक्शन की, ये वाली रिएक्शन ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन लिखेंगे अभी। तो ये वाली क्योंकि आपका देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आपकी एक बड़ी रिएक्शन जिसको अपन बिल्कुल जैसे पढ़ते जाएंगे ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली पूरी रिएक्शन में आपको लिखवा दूँ। देखो अभी इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि अभी जितना अभी तक अपन ने पढ़ा है, जितना अभी तक अपन ने पढ़ा उसके लिए यही इंपॉर्टेंट, उसके लिए यही इंपॉर्टेंट है। अपन आगे बिल्कुल इसका पूरा अबाउट एक बार देखो, जैसे अपन ये पढ़ रहे हैं इसके पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे। लास्ट में मैं आपसे बोलता हूँ कि इसकी पूरी रिएक्शन में आपको एक पेज में लिखवा दूँ, पूरी रिएक्शन इसको एक पेज में लिखवा, पूरी रिएक्शन इसको एक पेज पे मैं लिखवा दूंगा। फटाफट इस रिएक्शन को नोट डाउन करो। चलिए बहुत अच्छे, इस रिएक्शन को नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। चलिए बहुत अच्छे, क्या ये रिएक्शन नोट? अब देखें precipitation reaction, chemical reactions which involves formation of water insoluble precipitation, the water insoluble substance, precipitation की जगह आप substance क्या लिखो? water insoluble substance, water insoluble substance is called precipitation reaction। आप precipitation भी बोल सकते हो, बट फिर वो टर्म ही क्या है, precipitation और precipitation, इसलिए आप precipitation की जगह लिखो, क्या लिखेंगे precipitation की जगह? सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन,
ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन भैया, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड precipitation reaction. For example, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड बनाता है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। भैया ये बेरियम सल्फेट है ना, ये प्रेसिपिटेट होता है। बेरियम सल्फेट होता है ना, वो एक प्रेसिपिटेट होता है। याद रखो, बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट होता है। बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट होता है। देखो एक क्वेश्चन याद कर लेना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम पढ़ेंगे, ये हमारे आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस समझो, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इस चीज में। और ये मान लो कि यही जो आपकी समस्या का मतलब समस्या पैदा करती है कि पूरे चैप्टर में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन, मतलब अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और हाइड्रोजन आ रहा है तो हमारा रिडक्शन होगा। देखो ऑक्सीजन का आना ये तो होगा हमारा ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का आना होगा हमारा रिडक्शन। ये तो आप समझ गए, ये बात तो आप समझ गए। ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का आना रिडक्शन, ये बात तो आप समझ गए। बट आप इसके अलावा ऑक्सीडेशन में यूं भी करते हैं कि हाइड्रोजन का जाना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, और इसमें रिडक्शन में ऑक्सीजन का जाना भी रिडक्शन कहलाता है। सुनो, ऑक्सीजन एंट्री मार रहा है तो ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन एग्जिट मार रहा है तो भी ऑक्सीडेशन। इसके अलावा हाइड्रोजन एंट्री मार रहा है तो रिडक्शन, बट ऑक्सीजन एग्जिट मार रहा है तो भी रिडक्शन। पढ़ो, द प्रोसेस ऑफ addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen of a substance is called oxidation. For example, इधर देखो, ये कॉपर है, ऑक्सीजन बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। ब्लैकिश सब्सटेंस होता है, ब्लैकिश ब्राउन सब्सटेंस और ब्राउन सब्सटेंस। तो कॉपर हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और देखो ऑक्सीजन, देखो इसके पास क्या था, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, बाद में इसको ऑक्सीजन ने अपनी एंट्री मारी तो बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें देखो ऑक्सीजन की एंट्री हुई कि नहीं, ऑक्सीजन ने एंट्री मारी, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन देखो, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल उल्टा ऑक्सीडेशन का। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। देख लो, इधर ऑक्सीजन था CO के पास, इसमें अपन ने H2 मिलाया, तो देखो ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूवल, सॉरी ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूवल। यस, ऑक्सीजन का क्या हुआ, तो हाइड्रोजन ने ऐड किया, वो अलग बात है। नहीं क्या अपन हाइड्रोजन दिया था, पर वो इसमें मिला नहीं, उसने ऑक्सीजन को छीन लिया, ऑक्सीजन को रिमूव करवा दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो हम बोलते हैं भैया कि हमारी रिडक्शन है। क्या है, रिडक्शन प्रोसेस। ये बात क्लियर है, ये हमारी कौन सी प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आया ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन जाना तो अभी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन चला गया रिडक्शन, हाइड्रोजन आता भी तो भी हम रिडक्शन ही बोलते। क्या सारे बच्चों को ये बात पढ़नी पड़े? चलो एक टर्म समझे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। आपने एजेंट के बारे सुना, जो भी कोई काम करते हैं, आपने सुना होगा हमारे जो पोस्टमैन होते हैं वो क्या करते हैं, हर जगह पोस्ट करते हैं, जो आप लेटर डालते हैं वो पोस्ट करते हैं। ऐसे हमारे एजेंट होता है, वो क्या करता है, भैया हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन का आना हाइड्रोजन का जाना, हाइड्रोजन का आना ऑक्सीजन का जाना, तो यार खुद तो होगा, कोई ना कोई तो करेगा। तो भैया जो ऑक्सीजन का आना है और हाइड्रोजन का जाना है, इन सब का, अगर हाइड्रोजन का आना है ऑक्सीजन का जाना, इनकी प्रोसेस करता है ये। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। एक ऐसा एजेंट जो ऑक्सीजन को ला रहा है और हाइड्रोजन को भगा रहा है, ऑक्सीजन को ला रहा है और हाइड्रोजन को भगा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक ऐसा एजेंट जो हाइड्रोजन को ला रहा है और ऑक्सीजन को भगा रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या समझ में आया? कोई भी हमारा एलिमेंट हो जो कि ऑक्सीजन को लेके है और हाइड्रोजन को भगा दे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या कोई भी एलिमेंट है, एटम, जो कि हाइड्रोजन को ला रहा है ऑक्सीजन को भगा रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।
और देखो ये सारी चीजें अपन पढ़ लीजिएगा। आज अपन ने लगभग नेक्स्ट नंबर अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट नंबर अपन पढ़ेंगे। आज देखो मैंने आपको क्या करना, एक बार देखेंगे सारे बच्चे, एक बार देखिए। अपन ने फिजिकल एंड केमिकल चीज पढ़ी, बैलेंसिंग पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन का हाफ पार्ट पढ़ लिया, हाफ पार्ट कल पढ़ेंगे और उसके बाद कोरोजन और ये खत्म करने के बाद अपना ये चैप्टर प्रॉपर तरीके से ओवर, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या आपको ये सारे चैप्टर समझ में आए? प्लीज बता दीजिए, प्लीज 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 बता दीजिए सारे बच्चे, प्लीज बता दीजिए। बहुत अच्छा, देखिए हाँ देखो मेहनत करेंगे तो आएगा। आप सोचो कि सिर्फ मेरे पढ़ाने, देखो पढ़ाते सब सही है, सारे टीचर बेहतरीन पढ़ाते, बट टीचर बच्चा कितना पढ़ रहा है ये मेंटेन करता है। मतलब ये होता है जरूरी कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, और दूसरा ये कि टीचर पढ़ा कैसा रहा है। देखो पढ़ाने में अगर कहीं दिक्कत हो आपको डायरेक्ट बोल देंगे, बाकी अपन पढ़ा तो बेहतरीन रहे। और मैं ये बोल सकता हूँ, गारंटी भी दे सकता हूँ कि यार ये सफिशिएंट। आप बस मेहनत करिए, जो डेफिनेशन दे रखी है उसको प्रॉपर लर्न कीजिए, एक क्वेश्चन में जो आपको रिएक्शन दे रखे हैं उसको लर्न कर लीजिए, बस उसको याद कर लीजिए और आपका काम खत्म। आज हम इतने पढ़ेंगे, हमारा लास्ट